सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है विश्व के जो अन्य देश हैं उनमें विधायिकाओं का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और हमारी पिछली क्लास में हम विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव के बारे में पहले से ही पूरा एक लेक्चर कर चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उसको नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आने वाली है। आज की ये जो वीडियो है बच्चों ये स्पेशली डिज़ाइन है 11th क्लास के लिए और हम यूनिट 3 यानी कि चैप्टर 3 जो विधायिका है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। क्लियर है बच्चा? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरे यानी कि लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए आज जो हम अपना कंटेंट शुरू करेंगे वो करेंगे विश्व में जो अन्य देश हैं जिनसे भारत कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को शेयर करता है, अपनी विचारधाराओं को शेयर करता है। और उन देशों में भी द्विसदनात्मक यानी कि 2 सदन वाली संसद है उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी 2 को तो डिस्कस कर चुके हैं। भारत के बारे में हम डिस्कस कल कर चुके हैं जिसके अंदर हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात की थी कि भारत की जो संसद है क्या है, भारत की संसद है वो क्या है, 2 सदनात्मक है। उसमें कितने सदन हैं? 2 सदन है। तो कल हम यहां तक तो डिस्कस कर चुके थे। और जो अमेरिका है, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वो भी क्या है, 2 सदनात्मक है। वहां पर भी 2 सदन है। पहले सदन को हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा क्या है, सीनेट। कल हमने डिस्कस किया था अमेरिका जो है वो 50 इंडिविजुअल कंट्रीज को मिलाकर बनाया गया है और हर कंट्री से कितने मेंबर्स आते हैं, 2 मेंबर्स आते हैं। तो वो कहां पर आते हैं, वो आते हैं सीनेट में। क्लियर है बेटा? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वही डिफरेंस है जो लोकसभा और राज्यसभा में है। क्लियर है बच्चा? कि अगर पूरी कंट्री के लिए कोई डिसीजन लेना है, पूरी कंट्री का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर 50 इंडिविजुअल स्टेट्स आ रहे हैं, यानी कि पूरे यूएसए के लिए अगर कोई डिसीजन बनाना है, कोई रूल बनाना है तो वो कहां बनता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बनता है। और अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में आपको कोई कानून बनाना है, संशोधन करना है, बदलाव करने हैं तो वो कहां होगा, सीनेट में होगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लैंड, जिसे हम यूके के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं यूके से प्रभावित है। और 1935 का जो एक्ट था उसको भारतीय संविधान में जो का त्यो रख लिया गया। तो यहां पर जो लोकसभा और राज्यसभा है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। तो लॉर्ड का मतलब क्या है, यहां पर लॉर्ड का मतलब है जो धनी वर्ग है, जो अमीर वर्ग है उनके लिए यहां पर वर्ग यूज किया गया है। किसके लिए? अमीर वर्ग या धनी वर्ग जो है उसके लिए ये हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो यूज किया गया है। जैसे आपने देखा था कि भारत के अंदर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है या नामित करता है। तो वैसे ही यहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर भी क्या होता है, लॉर्ड्स को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। क्लियर है बेटा? उसके बाद लास्ट जो आपकी बुक डिस्कस कर रही है वो है जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर भी द्विसदनात्मक है और यहां पर क्या है, 2 सदन है। पहले सदन को क्या बोला जाता है, फेडरल असेंबली। क्या बोला जाता है, फेडरल असेंबली। और दूसरा है फेडरल काउंसिल। तो इसी को हम राज्यसभा और राज्य परिषद के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि इनके अंदर किस तरीके से व्यवस्था से काम किया जाता है। क्योंकि हम ये पूरा जो पार्लियामेंट सेशन पढ़ रहे हैं, विधायिका पढ़ रहे हैं, संसद पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर किसी देश को चलाने के लिए जो कानूनों का निर्माण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, वही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पर समझनी है। क्लियर है बेटा? चलिए फटाफट इसे नोट डाउन करेंगे। कर लिया बेटा सभी ने? मिटा दूं क्या? फेडरल असेंबली और फेडरल काउंसिल सेम वैसे ही है बेटा, राज्यसभा और लोकसभा।
ये सारे जो सेकंड है ना, ये भी क्या है, राज्यसभा है। आप क्या कह सकते हैं सामान्य शब्दों में, इंग्लैंड की जो राज्यसभा है उसको किसके नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ऐसे जर्मनी में फेडरल काउंसिल जो है ये क्या है, वहां की राज्यसभा है। क्लियर है बेटा, कि जर्मनी के अंदर जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उन सबको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वो कहां पर आते हैं, फेडरल काउंसिल में आते हैं, सेम एज इंडिया में जैसे राज्यसभा है। क्लियर है बेटा, डाउट क्लियर? चलिए चले आगे। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। घबराए नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट एजुकेशनल क्लास बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब जैसा कि हम इतने देशों के 2 सदनों को पढ़ चुके हैं, यानी 2 सदनात्मक प्रणाली को पढ़ चुके हैं, तो इसके लाभ और हानि के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि द्विसदनात्मक कोई देश क्यों अपनाता है, और एक सदनात्मक में क्या होता है और द्विसदनात्मक में क्या होता है। क्लियर है बेटा? तो चलिए पहले इसके लाभ देखते हैं कि 2 सदनात्मक प्रणाली जो है उसके क्या क्या लाभ होते हैं। चलिए लिखेंगे 2 सदनात्मक, द्विसदनात्मक या 2 सदनात्मक के लाभ। पहले पॉइंट के रूप में हम क्या देख सकते हैं कि विविधताओं से भरे देश में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व क्या होता है, इसमें संभव हो पाता है। अब विविधताओं से भरे का मतलब क्या है कि अगर हम अपने देश की बात करें तो वहां पर आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो कई आधारों पर बटे हुए हैं ना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर। तो इन सबका क्या हो पाता है, प्रतिनिधित्व हो पाता है। क्योंकि राज्यसभा कोई भी कानून बनता है सबसे पहले क्या होता है, लोकल लेवल पर होता है, उसके बाद वो ऊपर बॉडी पे जाता है, फिर कहाँ आता है, राज्य के पास आता है, और राज्य फिर कहाँ ले जाता है, केंद्र में ले जाता है, और तभी उसके ऊपर कानून बनना संभव हो पाता है। तो सेम चीज आप देखेंगे कि समाज के सभी वर्ग में क्या हो गया, अमीर गरीब, अगाड़े पिछाड़े, SC ST OBC सभी आ गए। किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव है तो उसको यहां पर समान प्रतिनिधित्व मिल पाता है। क्लियर है बेटा? चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरे पॉइंट के रूप में हम क्या देख सकते हैं, प्रत्येक नीति, यानी कि जो भी नीतियां बनाई जाती है, प्रत्येक नीति या विधेयक किसको बोलते हैं, विधेयक का मतलब होता है कानून बनने से पहले जो रफ वर्क होता है वो विधेयक। तो प्रत्येक नीति या विधेयक पर 2 बार विचार होता है। कितनी बार होता है, 2 बार विचार होता है। तो अब देखिए, आपको खुद भी समझ जाना चाहिए कि किसी नीति पर, किसी कानून पर अगर 2 बार विचार हो रहा है तो वहां पर क्या है, गलती होने की संभावना कम हो जाती है। क्लियर है बेटा? कि आपका जो भी विधेयक बन रहा है, जो भी कानून बन रहा है, नीति का मतलब क्या हो गया, कानून, कि जो भी कानून बन रहा है, जो भी कानून का निर्माण हो रहा है वो क्या है, 2 बार क्रॉस चेक होता है, और इससे जो कानून है वो बेहतर और अच्छे बन पाते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे। अब यहां पर क्या होता है, जितने भी विधायक होते हैं, क्या होते हैं, विधायक होते हैं, वो विधेयक पर, किस पर, विधेयक पर क्या करते हैं, बहस करते हैं, विचार करते हैं और अपने सुझाव देते हैं। अब जब मान लीजिए कि कोई भी विधायक है, वो क्या कर रहा है, विधेयक पर क्या कर रहा है, बहस भी कर रहा है, विचार भी कर रहा है और सुझाव भी दे रहा है, तो इससे जो कानून बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कानून बेहतर बनेंगे, और उससे क्या होगा, देश का क्या होगा, विकास होगा। बात समझ आई? कि आप देखिए, कोई भी कानून बन रहा है, उस पर बहस हो रही है, उस पर विचार प्रकट किए जा रहे हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी कानून बनेगा वो फाइन बनेगा, उसमें गलती की गुंजाइश कम होगी। देखिए, हम इंसान हैं, गलतियां हमसे हो सकती हैं, तो जब हमसे हो सकती है तो नेताओं से भी हो सकती है, कानून बनाने वालों से भी हो सकती है। लेकिन अगर वो बहस के बाद आ रहा है, विचारों के बाद आ रहा है, सुझावों के बाद आ रहा है, तो वहां पर गलती की गुंजाइश क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है बेटा?
तो ये तो हो गया बेटा दो सदनात्मक प्रणाली के लाभ। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है कि द्विसदनात्मक या दो सदनात्मक प्रणाली के कोई दो लाभ बताइए, तो लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, अब दो का तो हमें समझ आ गया, और दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि भारत के अंदर भी कौन सी प्रणाली है? द्विसदनात्मक प्रणाली है। अब हम किसकी बात करते हैं? एक सदनात्मक, जहां पर एक सदन होता है, उसके क्या लाभ हैं? कि अभी तक हमने किसकी चर्चा करी? दो सदनात्मक की करी और उसके लाभों को जानने की कोशिश करी। और अब हम क्या देखेंगे? एक सदनात्मक, यानी कि जिस देश में एक ही सदन होता है, दूसरे सदन के लिए जगह नहीं होती है, वहां पर क्या लाभ होते हैं। देखो, पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि कोई भी विधेयक है, विधेयक मतलब क्या हो गया? कोई भी कानून है वो क्या होता है? जल्दी पारित हो जाता है। क्या होता है? जल्दी पारित हो जाता है। अब देखो, भारत जैसे देश में जहां पर पहले राज्यसभा में बहस होगी, फिर लोकसभा में होगी, फिर राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाएगा, तो इसमें समय क्या होता है? ज्यादा लग जाता है। तो स्पष्ट शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि विधेयक या कानून जो पारित होते हैं वो जल्दी पारित हो जाते हैं, या क्या कह सकते हैं? समय कम लगता है। क्या कम लगता है? समय कम लगता है। ठीक है बेटा? अब देखिए, समय तो कम लग ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या देख सकते हैं? अब ये तो बात स्पष्ट हो गई कि समय कम लग रहा है तो कानून जल्दी पारित हो जाएगा, उसमें बहस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक नुकसान भी क्या है कि यहां पर गलत कानून भी पास हो सकता है, क्योंकि कोई क्रॉस चेक तो नहीं कर रहा है। ठीक है? दूसरा हम देखेंगे कि इस पर जो धन खर्च होता है, क्या खर्च होता है? धन खर्च होता है, वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है? यानी कि एक बार में ही अगर बिल पास हो रहा है तो उसमें लागत जो है, जो धन खर्च हो रहा है, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर है बेटा? तो देखिए, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? पहला, दो सदनात्मक प्रणाली के क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं। अगर आपको लाभ पता है तो हानि का भी पता हो जाएगा। और दूसरा हमने पढ़ा कि एक सदनात्मक प्रणाली है, उसकी क्या लाभ और हानियां होती हैं। अगर मान लीजिए इसी को आप रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। और अगर आप सीधा लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया? लाभ हो गया। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल जो हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और कल हम राज्यसभा और लोकसभा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, कौन सी सूची में आते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, कौन सी सूची में आते हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, ये सब हम हमारी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।